सूरजपुर नाम का एक शांत सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े हर दिन और भी तेज और असहनीय होते जा रहे थे। इस गांव के लोग सदियों से अपनी मेहनत और लगन से खेती-बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन इस साल गर्मी ने तो जैसे सबकी कठिन परीक्षा लेनी ठान ली थी। दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। जो कभी कलकल बहने वाले तालाब थे, वे अब सूख कर दरारें पड़ चुकी थीं और कुएं भी अपनी प्यास बुझाने को तरस रहे थे। लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते थे, मानो बाहर निकलना ही एक चुनौती हो। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी, जो कभी दिन भर चहल पहल से भरी रहती थी। सुबह शाम बूढ़े बुजुर्ग और कामगार वहां इकट्ठा होते, हंसी मजाक करते और दुनिया जहान की बातें करते। मगर अब हालात ऐसे थे कि दुकान के आगे रखी बेंचें भी सूनी पड़ी थीं, जैसे वे भी गर्मी से थक चुकी और बेजान हो गई हों। चाय की दुकान के मालिक, जिन्हें सब काका कहकर बुलाते थे, उनका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में गहरी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई गर्मियां देखी थीं, पर ऐसी भीषण लू और पानी की ऐसी किल्लत उन्होंने बहुत कम ही महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गर्मी गांव की रूह तक को झुलसा देने पर आमादा हो, उसे अंदर तक जला देना चाहती हो। उसी गांव में अमित नाम का एक ईमानदार और सीधा साधा मजदूर अपनी पत्नी सुमन और एक 10 साल के बेटे आयुष के साथ रहता था। उनका जीवन सामान्य था, पर अब चुनौती भरा हो गया था। आप तो जानते ही हो कि भीषण गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। घर की छत और दीवारें जगह जगह से गर्मी से फटी हुई हैं। हर तरफ से गर्म हवा आती है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारा हाल पहले जैसा हो जाएगा। बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी और हम सब बुरी तरह बीमार पड़ जाएंगे। तुम सही कहती हो सुमन, पिछली बार की गर्मी ने सचमुच बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत और दीवारों की मरम्मत जरूर करवानी होगी। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सुमन, मैं अभी मालिक के पास जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत और दीवारों की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर अमित अपने मालिक सेठ धनपत के पास चला जाता है। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। मालिक, आप तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है और भीषण गर्मी शुरू हो गई है। घर की छत और दीवारें जगह जगह से फट रही हैं। अगर मैंने इनकी मरम्मत नहीं करवाई तो बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी और हम जी नहीं पाएंगे। पिछली गर्मी में तो मैंने अपने पड़ोसी के घर से पंखा ले लिया था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। वो भी खुद परेशान है। अगर इस बार छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो गर्मी से मेरा पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। शायद हम अपनी जान गंवा दें। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। अमित, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और तुम ये भी जानते हो कि हमारी दुकान इस समय बहुत घाटे में चल रही है। व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। इस दुकान की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है। मेरा तो दिवाला निकल गया है। मैं खुद कंगाल हो गया हूँ। इसीलिए मुझे ये दुकान बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी भी मजबूरियां हैं। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? इस गर्मी में कोई काम नहीं देगा। मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास खुद कुछ नहीं है। अमित, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी उनका पेट भरना है। अब मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा। घर के गुजारे के लिए मैं खुद बेघर होने वाला हूँ। बेचारा अमित मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सुमन,
मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस गर्मी में उनका भी हाल हमारी ही तरह है, वे भी परेशान हैं। मालिक ने दुकान बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे भी कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी गर्मी में आपको कहाँ काम मिलेगा? पहले तो छत और दीवारों की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत और दीवारों की मरम्मत कैसे होगी? हमारी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। सुमन, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत और दीवारों की मरम्मत भी करवा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगले ही दिन अमित काम की तलाश में निकल जाता है। वो सुबह सुबह ही निकल पड़ता है, यह सोचकर कि जितनी जल्दी काम मिलेगा उतनी जल्दी राहत मिलेगी। तभी अमित एक गोदाम पर जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपके गोदाम पर कोई काम मिल सकता है? मैं कड़ी मेहनत और पूरी लगन से काम करूंगा। हमारे गोदाम पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? क्या तुम्हें भारी सामान उठाने का अनुभव है? क्या तुम ईमानदारी से काम करोगे? आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मैं किसी भी तरह का काम कर सकता हूँ, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मेहनत से तो हर इंसान काम करता है, पर इस काम में खास धैर्य चाहिए। यहाँ गर्मी के मौसम में गाड़ी से राशन के बोरे उतारकर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ये काम बहुत मेहनत का है, खासकर इस झुलसाती गर्मी में जहाँ पसीना सूखने का नाम नहीं लेता। क्या तुम ये कर पाओगे? ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है, मैं अभी से काम शुरू कर सकता हूँ। फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ करो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। ये सुनकर अमित का दिल टूट जाता है। उसकी सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं और फिर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद अमित कई जगह जाता है, दर दर भटकता है, हर दरवाजे पर उम्मीद की तलाश करता है, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता है। अमित को काम की तलाश में कई दिन बीत चुके थे, लेकिन अमित को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वह निराश होकर सोचता है, आज पूरा दिन निकल गया लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं सुमन से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत और दीवारों की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है, नौकरी भी चली गई। बेचारी सुमन मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है और आयुष भी बीमार है। अमित थक हार कर एक चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी अमित ने देखा कि दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। आज अखबार में खबर आई है कि लगातार कई महीने तक गर्मी और लू चलेगी। अगर कई महीने लगातार लू चलेगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? गर्मी की वजह से सारी फसलें सूख जाएंगी और गरीब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके, ये उनकी चाल है। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है, हमारा भाग्य उसके हाथ में है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी तेज गर्मी पड़ी थी। अरे मेरी दुकान लगभग 1 महीने तक बंद पड़ी रही। इसलिए अखबार में छपी बातों पर ध्यान मत दिया करो, वे तो बस अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को डराते हैं। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वे अक्सर गलत साबित होती हैं। लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। आखिर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अमित को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि वे बस समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वो वहां से चला आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला।
मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से आयुष की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे लू लग गई है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, दवाई कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में आयुष की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बेचैनी से कराहने लगता है। अगर आयुष को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। वो बहुत कमजोर हो रहा है और उसकी सांसें तेज हो रही हैं। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा वरना कहीं देर ना हो जाए। जानता हूं सुमन, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में आयुष के लिए दवाई कहां से लाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं एक काम करता हूं, नवीन के घर जाता हूं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। वो मेरा पुराना और सच्चा दोस्त। अमित उम्मीद की आखिरी किरण लिए नवीन के घर की ओर चल देता है। वो नवीन के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। जैसे ही नवीन घर से बाहर आता है तो अमित कहता है, नवीन भाई, मेरा बेटा आयुष बहुत बीमार है। उससे लू लग गई है। अगर उसे जल्दी से सही इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें जल्द ही तुम लोहारे पैसे लौटा दूंगा, विश्वास करो। अमित भाई, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब एसी लगवाने में खर्च हो गए हैं। मेरा पूरा बजट बिगड़ गया है और मैं खुद खाली हाथ हूं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद बेबस हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तुम मेरे दोस्त हो। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। ये मेरे लिए सब कुछ है। क्या तुम सच में मेरी इस गंभीर स्थिति में मदद नहीं कर सकते? क्या मेरा बेटा तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? हमारी दोस्ती का कोई मोल नहीं है क्या? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। मैं भी खुद मुश्किल में हूं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम हिम्मत मत हारो। इतना कहकर नवीन तुरंत घर के अंदर चला जाता है। अरे कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? मेरा दोस्त अमित था। उसका बेटा आयुष बहुत ज्यादा बीमार है। उसे लू लग गई है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। मैं ऐसी उलझनों में नहीं पड़ना चाहता और अपनी बचत को खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन अमित तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने तुम्हारी हर मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है। उसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। फिर तुमने उसे पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? यह तो सरासर नाइंसाफी और बेईमानी है। मैं कोई दानवीर कर्ण नहीं हूँ जो हर किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, तो मैं उतना ही रिश्ता निभाता हूँ जितना मुझे खुद फायदा होता है। दोस्ती भी फायदे का सौदा होनी चाहिए, वरना वो बेकार है। मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, कोई न कोई उसकी मदद कर ही देगा। मुझे क्या लेना देना। ईश्वर का डर कीजिए। मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। ये बात हमेशा याद रखना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें डुबो दे और तुम भी इसी हाल में आ जाओ। तब कौन तुम्हारी मदद करेगा? अरे ये सब फालतू की बातें हैं। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे मेरे पैसे किसी को दूं या ना दूं, ये मेरी मर्जी है। इसमें किसी का क्या। अमित अपने घर आता है। उसका चेहरा उदास और मायूस था। तभी उसका बेटा आयुष अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा सिर भारी हो गया है और मेरा पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। वो तो अब बोल भी नहीं पा रहा ठीक से, बस कराह रहा है। मरता है तो मरने दो। इसे भी पता चले कि ये गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है जहां पैसे का अभाव है और कोई मदद नहीं करता। मैं थक चुका हूं लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है।
जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना मैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा मत कहिए। आपको एक बार प्रधान जी के घर चले जाना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो गांव के मुखिया हैं और दयालु हैं। प्रधान जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद लेकर प्रधान जी के घर पहुंच जाता है और प्रधान जी से सारी परेशानी बताता है। प्रधान जी, मेरा बेटा आयुष बहुत बीमार है। उसे लू लग गई है और इलाज की सख्त जरूरत है। बस आपकी मदद का इंतजार है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने मुंह मोड़ लिया। कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आप तो हमारे गांव के मुखिया है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यह तो मैंने भी देखा है। यह दुनिया ऐसी ही है। यार, दोस्त, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे तुम्हें जानते ही न हो। लेकिन अमित, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं खुद मजबूर हूं। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है। हमें कोई फंड नहीं मिला। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूं। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज है। मैं खुद कर्जे में डूबा हूं और अब और कर्ज नहीं ले सकता। और गांव वालों ने एक नया धंधा बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं, जैसे उनका बाप रख गया हो। उन्हें लगता है कि पैसा पैदा होता है। बुरा मत मानना अमित, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं। ये गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं प्रधान जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की, आप भी क्या करेंगे। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। शायद यही हमारी किस्मत है। इतना कहकर अमित अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है। आज लोगों ने ये साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। सब अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अमित ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उधर से एक आदमी आ रहा होता है जो शायद किसी काम से जा रहा था। उसने अमित को बेहोश देखा तो उसे अपने घर लेकर आ गया। उसकी दयालुता ही थी जिसने अमित को बचाया। जब अमित को होश आता है तो वो हैरान होता है और पूछता है, मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया। मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। मेरा बेटा बीमार है। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम बहुत कमजोर हो। आपने मेरी मदद क्यों की। आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। आप मेरे लिए अजनबी होकर भी इतना कर रहे हैं। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। बस उसे ढूंढने की जरूरत है। सच में? क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? मुझे तो यही अनुभव हुआ है। हर कोई स्वार्थी लगता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। तुम्हें भी ऐसे लोग मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। क्या कोई बड़ी परेशानी है? अमित अपनी सारी कहानी उस भले आदमी को बताता है। उसकी बातें सुनकर वो भला आदमी बोला,
तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी अमित को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे लौटा देना। कोई जल्दी नहीं है, ये एक तरह का उधार समझो, पर दोस्ती में। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो मेरा इंसानियत का फर्ज था जो हर इंसान को निभाना चाहिए। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अमित जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में आयुष बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? मुझे बहुत हैरानी हुई कि अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उसने हमें नया जीवन दिया है और हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। सुमन, अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूं। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम ठंडे ठंडे गन्ने का जूस बेचा करेंगे। गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडे पेय की बहुत जरूरत होती है। ये बहुत चलेगा और हमें अच्छा लाभ देगा। तुम सही कहती हो सुमन, गर्मी में ठंडे पेय और जूस हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम ठंडे पेय और जूस बेचना शुरू कर देंगे और नया जीवन शुरू करेंगे। अमित बाजार जाकर गन्ना और जूस बनाने का सामान ले आता है और फिर वह अगले ही दिन बेचना शुरू कर देता है। अमित का शरबत बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और लोग दूर दूर से उसका शरबत पीने आने लगते हैं। यह बात गांव के प्रधान के कानों तक पहुंच जाती है। प्रधान अमित की दुकान पे आता है और उससे कहता है, वाह अमित, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता फिर रहा था। तेरा हाल बहुत बुरा था। एकदम इतने सारे पैसे कहां से आ गए तेरे पास जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? प्रधान जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वो हर किसी का ख्याल रखता है और सबका भला करता है। बात तो बहुत ही ध्यान देने लायक कर रहा है। तेरे शरबत का नाम बहुत सुना है, हर कोई बस उसी की बात कर रहा है। जरा एक गिलास शरबत मुझे भी तो पिला, देखता हूँ क्या खासियत है इसमें। प्रधान जी जैसे ही शरबत पीते हैं, अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट शरबत है अमित। तेरी पत्नी के हाथों में जादू है भाई, मानना पड़ेगा। ऐसा शरबत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया। इसका स्वाद लाजवाब है। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तेरे शरबत के कितने रुपए हुए? अरे प्रधान जी, कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप तो हमारे गांव के मुखिया हैं। क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? यह तुम्हारा काम है और काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया जी अमित को पैसे देकर चले जाते हैं। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जब अमित अपने घर होता है तो उसका दोस्त नवीन आता है। नवीन अमित की दुकान को चलती देखता है और उसका परिवार खुशहाल होता है। नवीन को अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आती है। वह अमित से कहता है, अमित भाई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। उस दिन जब तुम्हारा बेटा बीमार था और तुमने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था।
मैं स्वार्थी बन गया था, लेकिन आज तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दो। दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। मुझे पता है कि वो तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जीवन में कठिन समय सबके आते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करें तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है। तुम सही कहते हो अमित भाई। आज मैंने सीख लिया कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। मैं आज से हर किसी की मदद करूंगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अमित और नवीन की दोस्ती फिर से मजबूत हो जाती है। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। अमित की दुकान दिन ब दिन फलने फूलने लगती है और वह गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है।